हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की पार्ट 16 को। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखी है वॉल्ट विटमैन ने, जो कि एक अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट थे, जो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे अमेरिकन लिटरेचर में। वो जाने जाते हैं अपने काम लीफ ऑफ ग्रास के लिए, जो सेलिब्रेट करती है डेमोक्रेसी, नेचर, लव और ह्यूमन स्पिरिट जैसे थीम्स को। दोस्तों, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ 1855 में उन्होंने अपने लीफ ऑफ ग्रास के बुक में इंक्लूड करी थी, जो कि एक्सप्लोर करती है थीम जैसे इंडिविजुअलिटी को, कनेक्शन दिखाती है सेल्फ का नेचर के साथ, एक सेल्फ अवेयरनेस दिखाती है, यूनिटी दिखाती है दुनिया के साथ। दोस्तों, मैंने इसकी ऑलरेडी पार्ट 52, 1, 10, 11, 14, 24 अपलोड किए हैं। इसके अलावा लीफ ऑफ ग्रास की पोएम्स जैसे फेसिंग वेस्ट ऑफ कैलिफोर्निया शोर्स और रिकंसलेशन को भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है। आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपको ढूंढने में मुश्किल हो तो आप प्लेलिस्ट में अमेरिकन लिटरेचर के अंदर ये सारी पोएम्स को सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं, और आने वाली वीडियोस आपकी मिस ना हो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए दोस्तों, अब इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। आई एम ऑफ ओल्ड एंड यंग, ऑफ द फुलिश एज मच एज द वाइस। पोएट कह रहे हैं कि वो जवान भी है और बुजुर्ग भी है, मतलब हर उम्र के लोगों से कनेक्ट करते हैं। वो इंटेलिजेंस और नॉलेज को भी एम्बेरस करते हैं, और जवानी के बेकार डिसीजन को भी, जो उन्होंने लिए थे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा है। इस लाइन में स्पीकर कहना चाह रहे हैं कि वो यंग, बुढ़ापा या खूफियाँ और जो नॉलेजेबल चीज़ उन्होंने सारी गैदर की है, उन सबको विलिंगली एक्सेप्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा है। आगे वो बोलते हैं, रिगार्डलेस ऑफ अदर्स, एवर रिगार्डफुल ऑफ अदर्स। दोस्तों, इस लाइन में विटमैन दो आइडियाज़ को कंपेयर कर रहे हैं। एक तरफ वो दूसरों के ओपिनियंस पर डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट है, पर दूसरी तरफ वो दूसरों की फीलिंग्स और एक्सपीरियंस को रिस्पेक्ट भी करते हैं। आगे वो बोलते हैं, मैटरनल एज वेल एज पैटर्नल, अ चाइल्ड एज वेल एज अ मैन। यहाँ विटमैन अपने अंदर माँ और बाप दोनों की क्वालिटीज़ को महसूस करते हैं। वो न्यूचरिंग भी है और स्ट्रॉन्ग भी है, मतलब कि एक माँ की तरह कोमल भी है और एक आदमी की तरह स्ट्रॉन्ग भी है। वो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे वो बचपन और अडल्टहुड को बैलेंस दिखाते हैं। आगे वो बोलते हैं, स्टफ्ड विद द स्टफ दैट इज कोर्स एंड स्टफ्ड विद द स्टफ दैट इज फाइन। इस लाइन में विटमैन कहते हैं कि वो जिंदगी के दोनों एस्पेक्ट्स, रफ और रिफाइंड, मतलब कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे वो खुश भी थे, दुखी भी थे, वो दोनों को अपने अंदर एक्सेप्ट करते हैं। किसी भी इनपरफेक्ट चीज़ को रिजेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हर चीज़ ह्यूमन एक्सपीरियंस का पार्ट होती है, चाहे वो अच्छाइयाँ हो या बुराइयाँ हो। आगे वो बोलते हैं, वन ऑफ द नेशन ऑफ मैनी नेशन, द स्मॉलेस्ट द सेम, द लार्जेस्ट द सेम। दोस्तों, इस लाइन में स्पीकर बोल रहे हैं कि वो हर नेशन के, हर डाइवर्स नेशन के, जिसमें बहुत सारे कल्चर्स हैं, रीजन्स हैं और लोग हैं, उन सब का वो पार्ट है। चाहे वो नेशन बड़ा हो कि छोटा हो, वो सारे नेशन उनके लिए एक समान है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे वो बोलते हैं, अ सदर्नर सून एज अ नॉर्दर्नर, अ प्लांटर, नॉन चैलेंज एंड हॉस्पिटेबल, डाउन बाय द ओकनी आई लिव। दोस्तों, इस लाइन में स्पीकर बोलते हैं कि वो अमेरिका के साउथ और नॉर्थ दोनों का ही हिस्सा है। इस लाइन में ओकनी रिवर जो है ऐड करती है एक लोकल फ्लेवर को। ये चीज़ इंडिकेट करती है कि स्पीकर हर जगह अपने घर जैसा महसूस करते हैं,
हर जगह उनके लिए घर ही है। आगे वो बोलते हैं, अ Yankee bound my own way, ready for trade. My joints the limberest joints on earth and the sternest joint on earth. इस लाइन में स्पीकर बोलना चाह रहे हैं कि वो इंडस्ट्रियस और इंडिपेंडेंट यांकी स्पिरिट को कंटेन करते हैं, जैसे वो फ्लेक्सिबल और एडेप्टेबल है, बिल्कुल एक लिम्बर जॉइंट की तरह। वो स्ट्रॉन्ग भी है स्टर्नेट्स जॉइंट की तरह। आगे वो बोलते हैं, अ कैंटिकन वॉकिंग द वेल ऑफ येलकॉन इन माई डियर स्किन लेगिंग्स एंड लुइसियानियन और जॉर्जियन। इस लाइन में स्पीकर बोल रहे हैं कि वो एक कैनेक्टियन की तरह ट्रेडिशनल अटायर को भी पहनते हैं और एक रेसिडेंट, एक लुइशियन और जॉर्जियन रेसिडेंट की तरह फॉर्मल कपड़े भी पहनते, कैजुअल कपड़े भी पहनते हैं। वो यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जो भी बाउंड्रीज हैं, जो स्टेट बाउंड्रीज हैं, वो उन सबको नहीं मानते हैं। वो हर चीज़ से, हर रीजन से कनेक्ट करते हैं। अब तक हमने जाना कि स्पीकर बोल रहे हैं, वो यंग भी हैं और वो बूढ़े भी हैं। वो बेवकूफ़ियों और अपनी इंटेलिजेंस दोनों को ही एक्सेप्ट करते हैं। वो दूसरों के ओपिनियंस को अपनी लाइफ में फॉलो नहीं करते, लेकिन उनके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट ज़रूर करते हैं। उनके अंदर एक मैटरनल और पैटर्नल दोनों की ही क्वालिटीज़ है। वो अपनी लाइफ के बुरे और अच्छे दोनों ही एक्सपीरियंसेस को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी का पार्ट है। वो उनके लिए सारे नेशन, चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सारे नेशन उनके लिए एक समान है। वो हर कल्चर, हर स्टेट के ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। उनके लिए कोई भी स्टेट बाउंड्रीज जो हैं वो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वो हर चीज़ से, हर रीजन से कनेक्ट करते हैं। आगे वो बोलते हैं, अ बोटमैन ओवर लेक्स और बेस और अलोंग कोस्ट, अ हॉर्सियर बैजर बकाई। इस लाइन में स्पीकर डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने आप को कि वो एक बोटमैन भी है, क्योंकि वो नेविगेट करते हैं लेक्स और कोस्ट को, आइडेंटिफाई करते हैं वेरियस स्टेट्स को, जैसे कि इंडियाना, विस्कॉन और ओहायो। सजेस्ट करते हैं कि वो हर जगह से बिलोंग करते हैं। ये सारी जो जगहें हैं ये अमेरिका में ही हैं। वो बोल रहे हैं कि वो अमेरिका की हर जगह से बिलोंग करते हैं। आगे वो बोलते हैं, एट होम ऑन कैनेडियन स्नो शोज और अप इन द बुश और विथ फिशरमैन्स ऑफ न्यू फाउंड लैंड। इस लाइन में वो यूनिवर्सल कनेक्शन के थीम को कंटिन्यू करते हुए बोल रहे हैं, वो कनाडा की स्नो में, बुश में, न्यू फाउंड लैंड के फिशरमैन के साथ घर जैसा महसूस करते हैं। वो हर लाइफस्टाइल को अपनाते हैं। आगे वो बोलते हैं, एट होम इन द फ्लीट ऑफ आइस बोट्स सेलिंग विद द रेस्ट एंड टैकिंग। इस लाइन का मतलब है वो आइस बोट्स के फ्लीट में भी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ये चीज़ दिखाती है कि वो हर जगह फिट हो सकते हैं और लाइफ को एक बोट जैसे नेविगेट कर सकते हैं। एट होम ऑन द हिल्स ऑफ वर्मोंट और इन द वुड्स ऑफ मेन और द टेक्सन रैंच। वो वर्मोंट के हिल्स में, मेन के जंगलों में या टेक्सास के रैंच पर भी अपने आप को घर जैसा महसूस करते हैं। उनके लिए ये सब जगह एक ही इम्पोर्टेंस रखती है। दोस्तों, ये सारी जगह अमेरिका की प्लेसेस हैं। यहाँ पोएट बोल रहे हैं कि अमेरिका हर जगह से वो एक कनेक्शन फील करते हैं। उनके लिए सारी जगह एक जैसी है, क्योंकि वो सारी जगह उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे वो कहते हैं, कॉमरेड ऑफ कैलिफोर्नियंस, कॉमरेड ऑफ फ्री नॉर्थ वेस्टर्नर्स। इस लाइन में स्पीकर कहना चाहते हैं कि वो कैलिफोर्नियंस और फ्री थिंकिंग नॉर्थ वेस्टर्न लोगों की जो फ्री थिंकिंग है, दोनों से ही अपने आप को एक कनेक्शन के साथ जोड़ते हैं। उन्हें वो एक कनेक्शन महसूस होता है और उनकी जो बड़ी ज़मीनें हैं, जो बिग पोर्शन है, मतलब कि उनकी जो रेपुटेशन है उन कंट्रीज़ की, उनका जो प्यार है, उनका जो कल्चर है, उन सब को अप्रिशिएट करते हैं।
वो बोलते हैं, कॉमरेड ऑफ ड्राफ्ट्समैन एंड कोलमैन, comrade of all who shake hands and welcome to drink and meat। दोस्तों, वो बोल रहे हैं ड्राफ्टमैन और कोलमैन जैसे हार्ड वर्किंग लोगों से अपनी दोस्ती रखते हैं पोएट, और वो लोग जो दोस्ती से हाथ मिलाते हैं, उनके साथ खाना और पीना शेयर करते हैं। मतलब कि वो हर इंसान से दोस्ती रखते हैं, जो लोग उनके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, जो लोग उनके साथ अपना खाना पीना शेयर करते हैं, वो हर इंसान से दोस्ती रखते हैं, चाहे उसका ऑक्यूपेशन कोई भी क्यों ना हो। वो स्पेशली हार्ड वर्किंग लोगों से अपनी दोस्ती रखते हैं। इस लाइन में उन्होंने ये कहा है, और अगली लाइन में उन्होंने बोला है, अ लर्नर विद द सिंपलेस्ट, अ टीचर ऑफ द थॉटफुलेस्ट। इस लाइन में स्पीकर खुद को एक लर्नर के रूप में देखते हैं, जो सिंपल लोगों से भी कुछ सीख सकते हैं, और वो अपना ज्ञान थॉटफुल लोगों को भी दे सकते हैं। तो ये जो दो लाइनें हैं, इनमें वो कह रहे हैं कि वो हार्ड वर्किंग लोगों से भी दोस्ती रखते हैं, और सिंपल लोगों से, जैसे टीचर्स होती हैं, उन लोगों से भी दोस्ती रखते हैं, क्योंकि हर एक इंसान से वो कुछ सीखते हैं और वो हर इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं। आगे की लाइन में वो बोलते हैं, अ नो वाइस बिगिनिंग येट एक्सपेरिमेंट्स ऑफ माई रेट्स ऑफ सीजन्स। वो इस लाइन में बोल रहे हैं कि वो हर वक्त कुछ नया सीखना शुरू करते हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस भी हैं अपनी ज़िंदगी के। आगे वो बोलते हैं, ऑफ एवरी हुए एंड कास्ट एम आई, ऑफ एवरी रैंक एंड रिलीजन। स्पीकर अपने आप को हर कास्ट, हर रैंक और हर रिलीजन से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वो हर किसी को अपना हिस्सा समझते हैं, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो कोई भी रैंक या कोई ऑक्यूपेशन हो, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। वो सबको एक समान समझते हैं, वो सबको अपना ही हिस्सा समझते हैं, अपना ही पार्ट समझते हैं। आगे वो बोलते हैं, अ फार्मर, मैकेनिक, आर्टिस्ट, जेंटलमैन, सेलर, क्वैकर, प्रिजनर, फैंसी मैन, rowdy lawyer, physician, priest, I resist anything better than my own diversity। इन लाइनों में पोएट कह रहे हैं कि वो हर प्रोफेशन, जैसे फार्मर, मैकेनिक, आर्टिस्ट, जेंटलमैन, सेलर, क्वैकर, सबके साथ अपनी आइडेंटिटी को रिलेट करते हैं। वो सभी से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनके लिए हर एक इंसान, हर एक प्रोफेशन वैल्यूएबल है। वो अपनी डाइवर्सिटी को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझते हैं, और किसी भी एक आइडेंटिटी को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते। मतलब उनकी खुद की जो आइडेंटिटी है उस पर हावी होने नहीं देते। आगे वो बोलते हैं, ब्रीथ द एयर बट लीव प्लेंटी आफ्टर मी। इस लाइन में स्पीकर बोल रहे हैं कि वो दुनिया की सारी रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबली। मतलब कि वो ओवर यूज़ नहीं करते, वो वेस्टेज नहीं करते। वो चाहते हैं कि सारी रिसोर्सेज हर एक इंसान जो इस धरती पे है वो यूज़ कर पाए, और आगे की फ्यूचर जनरेशन भी उसका यूज़ कर पाए। ये चीज़ दिखाती है कि स्पीकर रिस्पेक्ट करते हैं नेचर की भी और ह्यूमैनिटी की भी। आगे वो बोलते हैं, एंड एम नॉट स्टक अप एंड एम इन माई प्लेस। इस लाइन में ये शो होता है कि स्पीकर कितने हम्बल हैं। वो बोलते हैं कि वो दुनिया में राइटफुल प्लेस पर हैं, और वो दूसरों के साथ एरोगेंटली बिहेव नहीं करते, दूसरों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करते, और दूसरों को ये शो नहीं करते कि वो उन लोगों से ऊपर है। आगे स्पीकर बोलते हैं, द मॉथ एंड द फिश एक्स आर इन देयर प्लेस। इस लाइन में स्पीकर एक्नॉलेज कर रहे हैं नेचुरल ऑर्डर को, जहाँ पे स्मॉलेस्ट क्रिएचर्स भी, जैसे कि मोथ्स और फिश एग्स, उन सब की ही जगह है इस दुनिया में जैसे इंसानों की है। मतलब कि हर कोई क्रिएचर इस दुनिया में जो भी एग्जिस्ट करता है, चाहे वो एक छोटा सा इंसेक्ट हो, कोई
एग हो या फिर कोई ह्यूमन हो, कोई भी एनिमल हो, सब इस दुनिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। द ब्राइट सन्स आई सी एंड द डार्क सन्स आई कैन नॉट सी आर इन देयर प्लेस। दोस्तों, इस लाइन में वो रिफ़र करते हैं विजिबल और इनविजिबल फोर्सेस को यूनिवर्स की। वो बोलते हैं कि जो चीज़ें वो देख सकते हैं जैसे कि ब्राइट सन, और जो चीज़ें वो नहीं देख सकते जो कि उनके परसेप्शन से बियॉन्ड है, कहते हैं कि ये सारी चीज़ें यूनिवर्स का पार्ट है, यूनिवर्स का एक ग्रैंड डिज़ाइन है जिसमें सिर्फ हार्मनी बसती है, जिसमें पीस और ब्यूटी शो होती है, रिफ्लेक्ट होती है। आगे वो बोलते हैं द पैल्पेबल इज इन इट्स प्लेस एंड द इनपैल्पेबल इज इन इट्स प्लेस। वो बोलते हैं कि जो चीज़ें फिजिकली टच होती हैं और जो चीज़ें ना तो देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, दोनों ही राइटफुल प्लेस में हैं इस दुनिया के अंदर। वो कहते हैं कि वो टेंजिबल और एब्स्ट्रैक्ट दोनों की ही इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ओवरऑल दोस्तों, ये पोएम बहुत ही ब्यूटीफुल है। पोएट ने बताया है कि कैसे वो सेलिब्रेट करते हैं यूनिवर्सैलिटी को, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को, और रिजेक्ट करते हैं डिवीजन को। वो हर चीज़ में ब्यूटी ढूंढते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो या स्पिरिचुअल हो। वो हर चीज़ में एक इंटरकनेक्टेडनेस दिखा रहे हैं। दोस्तों, यही थी ये पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पार्ट 16, जो कि बेहद खूबसूरत पोयम थी। इसके अलावा अगर आपको कोई पोयम चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।